नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ड होते हैं और हिंदी भाषा में 6 आगत ध्वनियाँ भी सामान्य रूप से सहज रूप से प्रचलित हैं। वे आगत ध्वनियाँ अन्य भाषाओं से हैं जिनमें 1 स्वर आपका था और 5 व्यंजन वर्ग में शामिल था। तो 52 और 6 आगत ध्वनियाँ उसको हमने तेज़ी से पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो उसमें हमने बताया था कि वर्णमाला को मुख्य रूप से हमने 2 भागों में बांटा है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन दोनों का हमने कहा था कि अलग अलग वीडियो बनाएंगे और आपको विस्तार से स्वर और व्यंजन के बारे में बात करेंगे। तो आज हम देखेंगे हिंदी के स्वरों के बारे में। साथियों, सबसे पहला स्वर के बारे में क्या है प्रश्न कि स्वर क्या है। स्वर वह ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण निर्बाध रूप से बिना मुंह में कहीं हवा रुके हुए स्वतंत्र रूप से, स्वर के उच्चारण में क्या होता है, हवा हमारे मुंह से बिना कहीं अटके बिना कहीं रुके निर्बाध रूप से बाहर निकल जाती है। तो स्वरों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि यह क्या है, स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं। हवा इनके उच्चारण में हमारे मुंह में कहीं रुकती नहीं, सीधे बाहर निकल जाती है। साथियों, स्वर ध्वनियाँ जो हैं उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं कि लगभग दुनिया की जो भी भाषाएं हैं, ऐसा लगता है कि उनमें स्वरों की ध्वनियों की तुलना में लिप चिन्ह पर्याप्त नहीं है। आप देखेंगे अंग्रेजी में कितनी लिप चिन्ह हैं स्वर ध्वनियों के लिए, 5 है ना, 5 चिन्ह हैं जिसका आप जानते हैं A-E-I-O-U। इन 5 चिन्हों से आप देखते हैं कि 14 तरह की ध्वनियों का काम लिया जाता है। जबकि हिंदी में क्या है, हिंदी में आपके 11 स्वर हैं और 11 स्वर अन्य भाषाओं की तुलना में पर्याप्त हैं। लेकिन आप देखेंगे कि हिंदी में भी 2 स्वर ऐसे हैं, एक आपका ए और ओ, इनमें बड़ी भ्रम की स्थिति रहती है। इनमें आपका जो ह्रस्व है, ह्रस्व मतलब लघु या छोटा, इसको आप देखें, इनका जो ह्रस्व रूप है उनके लिए हमारे पास चिन्ह नहीं है। इसको आप एक उदाहरण से देखिए कि चलिए हम 2 शब्द लिखते हैं। एक शब्द है आपका ये पेन और दूसरा शब्द आपका है पेट, पेन और पेट। अब आप इसमें यह देखें कि दोनों पा में एक ही मात्रा लगी है। क्या? एक ही मात्रा, पेन और पेट। लेकिन इसके उच्चारण में हमारे देखिए पेन, इसको हम तेज़ी से उच्चारण कर रहे हैं, इसके उच्चारण में हमारा कम समय और कम बल लग रहा है। इसके उच्चारण में क्या हो रहा है, इसका दुगुना समय और बल लग रहा है, पेन पेट। इसी तरह से आप ओ का देखेंगे, जिसे ओ का उदाहरण देखिए कोट। दूसरा शब्द आप देख लीजिए कोहनी, ठीक है ना, कोट और कोहनी। तो आप देखिए कि इसका उच्चारण हम क्या कर रहे हैं, इसका उच्चारण तो हम दीर्घ कर रहे हैं, इसका उच्चारण क्या कर रहे हैं, हम तेजी से कर रहे हैं। कोहनी, कोहनी, ये कोहनी और ये कोट। तो इसका लघु उच्चारण होता है, इसका, लेकिन इसके लिए हमारे पास अलग चिन्ह नहीं है। फिलहाल यह बहुत बड़ा दोष नहीं है, लेकिन जब इसको हम बहुत सूक्ष्म रूप से देखते हैं कि यह ह्रस्व ए और ओ की हमारे पास कमी है, इसके लिए लिप चिन्ह होना चाहिए था, होना चाहिए। फिलहाल हिंदी में स्वरों जो संस्कृत की परंपरा से प्राप्त स्वर हैं वो आपके हैं 11। कौन कौन से हैं 11? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये कितने आपके हैं? ये आपके 11 हैं। जब भी आपसे परीक्षा में भी पूछा जाएगा हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप यही बताएंगे कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। ठीक है साथियों, एक और आप देखे होंगे कि जो आगत ध्वनि है
आ, उसको भी हम स्वर वर्ग में ही रखते हैं आ को। लेकिन जब भी हिंदी के स्वरों की संख्या पूछी जाएगी, आप परीक्षा में आपको 11 ही बताना है, यद्यपि इसका प्रयोग जो है अंग्रेजी के शब्दों के लिखने में सामान्य रूप से होता है। इसमें एक ध्वनि है आपकी री। इसमें एक स्वर आपका री जो है, री के बारे में आप जान लीजिए कि यह संस्कृत के तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है। इसका स्वरत्व प्रायः अब रह नहीं गया, क्योंकि इसका उच्चारण क्या होता है हिंदी में, री होता है। हिंदी में प्रायः इसका उच्चारण री होता है। और एक चीज़ और री के बारे में जान लीजिए कि री जो है वो मूर्धन्य स्वर है। कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इसको मैंने कहा था कि मैं तथ्यात्मक रूप से आपको तमाम ऐसे अपनी बातचीत के दौरान तथ्य देता चलूँगा। तो ये री जो है ये मूर्धन्य ध्वनि है। चलिए, हमने इतना जान लिया, स्वरों की संख्या जान लिया हमने, इस स्वरों को हमने देख लिया कितने प्राप्त हैं। अब इन स्वरों को हम देखिए कि इसका वर्गीकरण भेदों में, इनको हम भेदों में बांटते हैं। स्वरों के हमारे कितने भेद हैं? स्वर के भेद, स्वर के भेद हमारे हैं 3। स्वर के भेद, स्वर के 3 भेद हैं। एक तो आपका ह्रस्व, क्या ह्रस्व, दूसरा आपका दीर्घ, और तीसरा आपका प्लुत। ठीक है साथियों, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब इनको हम क्या करते हैं, इनको 3 वर्गों में रखते हैं। आपका ह्रस्व और दीर्घ तो मुख्य रूप से आप इसमें देखते हैं, प्लुत स्वर के बारे में बात करते हैं आगे। देखिए, चलिए पहले हम ह्रस्व देखते हैं। ह्रस्व स्वर वह स्वर हैं जिनको आप मूल स्वर कह सकते हैं। क्या? मूल स्वर भी कह सकते हैं। ये कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री। ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। अ, ई, उ, री ये ह्रस्व स्वर हैं, इनको मूल स्वर भी कहा जा सकता है। और जो दीर्घ स्वर होते हैं उनकी रचना किससे होती है? इन्हीं से होती है। दीर्घ स्वर आइए हम देखते हैं। दीर्घ स्वरों में ह्रस्व स्वर के तुलना में, ह्रस्व स्वर की तुलना में उच्चारण में इनके दुगुना समय लगता है। यह दीर्घ स्वर जो है इन्हीं ह्रस्व या अन्य स्वरों से मिलकर बने होते हैं। इनमें 2 स्वरों से मिलकर ये बनते हैं। तो आइए हम दीर्घ को देखते हैं। जैसे अ, यहाँ देखिए आपका मूल स्वर, और इसको आप एक बार और लिख के जोड़ दीजिए तो ये हो जाता है दीर्घ आ। ई और ई को हम जोड़ देते हैं तो हो जाती है ई। उ और उ को जोड़ दिए जाते हैं तो क्या हो जाता है उ। ठीक है साथियों, आपने देखा यह दोनों जुड़ के आ बना रहे हैं। ई जुड़ के ई बना रहे हैं, उ जुड़ के उ बना रहे हैं। इनमें आप देखिए क्या है, इनमें यह है कि दोनों समान स्वर जुड़ के दीर्घ बना रहे हैं, इसलिए इनको कहा जाता है सजातीय। क्या? सजातीय या सवर्ण दीर्घ स्वर। ठीक है साथियों, अब आगे आप देखिए दीर्घ स्वरों में आपका आ और ई जुड़ के बनाता है ए। आ और ए जुड़ जाता है तो बन जाता है आपका ए। आ और उ जुड़ गया, बन गया ओ। और आ और ओ दोनों जुड़ के बन जाते हैं औ। इस तरह से क्या होता है, दीर्घ स्वरों की रचना हो जाती है। आपके हो जाते हैं 7, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और ये क्या है, इनमें 2 भिन्न अलग अलग स्वरों का योग हुआ है, इसलिए इनको कहा जाता है विजातीय स्वर, विजातीय दीर्घ स्वर या असवर्ण दीर्घ स्वर। ठीक है साथियों, अब देखते हैं हम प्लुत को। प्लुत स्वर का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है, हिंदी में ह्रस्व और दीर्घ का प्रयोग किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कहीं कहीं संस्कृत के शब्दों में, जैसे ओम एक शब्द है तो इस तरह के एक चिन्ह लगा रहता है।
इसका उच्चारण कैसे होता है? ओम। ह्रस्व स्वर में बहुत कम समय लगता है, ह्रस्व की तुलना में दीर्घ में उसका दुगुना समय लगता है, और प्लुत के उच्चारण में ह्रस्व का तिगुना समय लगता है। इसको थोड़ा सा खींच के उच्चारण करते हैं, ओम राम। लेकिन यह ध्यान रखिएगा, चूँकि ह्रस्व और दीर्घ हिंदी में इन्हीं का प्रयोग होता है, यह संस्कृत के शब्दों में इनका प्रयोग प्लुत स्वर का होता है। लेकिन जब भी परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 11। स्वरों के कितने भेद हैं, तो आप बताएंगे 3। इस तरह का प्रश्न एक बार पूछा भी गया है प्रवक्ता परीक्षा में। तो यह जानना महत्वपूर्ण है, इसमें आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि स्वरों की संख्या जब पूछा जाएगी तो हम 11 बात करेंगे, ह्रस्व स्वर पूछा जाएगा तो आप इसकी बात करेंगे। ह्रस्व स्वर कितने हो गए आपके? 4। दीर्घ स्वर जब भी पूछा जाएगा आप बताएंगे 7। ठीक है ना? तो आज हमने ये तेजी से स्वरों को देख लिया। अब साथियों, स्वरों के उच्चारण स्थान, उनके उच्चारण में मुख विवर की स्थिति, जिह्वा की स्थिति, और उनके उच्चारण में आपके होस्ट कैसा बनता है, इसको आइए हम एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं। स्वरों को साथियों हमने 4 आधारों पर वर्गीकृत कर दिया है। नंबर 1 तो उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा जिह्वा की स्थिति के आधार पर, तीसरा मुख विवर के आधार पर, और चौथा ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। तो अभी आप यहाँ एक हम लोग देखते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर पहला आप देखिए उच्चारण स्थान कंठ। कंठ यानी गला। गला से हम क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो सबसे पहले हम कंठ देखते हैं, कौन कौन से कंठ स्वर हैं। अ, आ और ये जो आगत ध्वनि है आ, ये क्या है, आपके कंठ से उच्चरित होती है। उसके बाद आप देखते हैं तालव्य, कंठ से आगे बढ़ते हैं तालव्य की ओर। इ और ई आपकी क्या है, यह है तालव्य स्वर ध्वनि है। ठीक है साथियों। उसके बाद हम देखते हैं ओष्ठ। ओष्ठ ध्वनि आपकी उ और ऊ है। ओष्ठ मतलब होठों से जो उच्चरित होती है। उसके बाद आपका कंठ तालव्य। कंठ तालव्य ध्वनि आपकी ए और अ है। उसके बाद आपका आता है कंठोष्ठ, ओ और औ कंठोष्ठ ध्वनि है। तो ये आपके उच्चारण स्थान के आधार पर हो गया। आइए हम देखते हैं कि इसमें इनके उच्चारण में जिह्वा की स्थिति, जिह्वा में कहाँ से ये उच्चरित होते हैं, जिह्वा की स्थिति क्या होती है, इसको देखते हैं। इसको हमने 3 भागों में बांटा है, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र मतलब आगे, इ, ई, ए, ऐ, ये 4 आपके जिह्वा में आगे से उच्चरित होते हैं। मध्य में आपका आ आता है, और पश्च जो है, पश्च यानी पीछे, उ, ओ, औ, आ, और आपकी आगत ध्वनि जो है आ, यह भी जिह्वा में पीछे से उच्चरित होती है। उसके बाद आपका आता है मुख विवर की स्थिति। मुख विवर मतलब इनके उच्चारण में हमारे मुख का जो विवर है उसकी क्या आकृति होती है, इसको आप थोड़ा बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें जो 4 शब्द हैं, समृद्ध, अर्धसमृद्ध, अर्धविवृत और विवृत, इसमें एक चीज आप देखिए कि यह जानना महत्वपूर्ण है कि इनका क्या मतलब है। आप ध्यान से देखिए कि चारों शब्दों में अंतिम क्या है, अंश का वृत्त, वृत्त, वृत्त और क्या वृत्त। साथियों वृत्त का मतलब क्या हुआ, वृत्त का मतलब हुआ गोला। सबसे पहले देखिए समृद्ध। समृद्ध का अर्थ हुआ, सम का यहाँ तात्पर्य है संकुचित। संकुचित मतलब छोटा। संकुचित आपके उच्चारण, जब आप उच्चारण करते हैं स्वरों का, तो इनके उच्चारण में ई और उ जो आपके समृद्ध स्वर हैं, इनके उच्चारण में मुख विवर बहुत छोटा बनता है, मुख विवर बहुत छोटा बनता है। उसके बाद आप देखिए अर्धसमृद्ध। अर्धसमृद्ध में क्या होता है, ये जो संकुचित वृत्त है ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, यानी आपका मुख थोड़ा सा और खुलता है, और इससे आपका ई और उ उच्चरित होते हैं। ये अर्धसमृद्ध आपके हैं। उसके बाद अर्धविवृत। अब देखिए ये वी शब्द क्या है, वी से यहाँ तात्पर्य है विस्तृत, यानी थोड़ा सा बड़ा हो जाना। अर्धसमृद्ध से थोड़ा सा और जब मुंह खुलता है तो उसको कहते हैं अर्धविवृत। अर्धविवृत स्वर आपके अ, ए और ओ है। उसके बाद विवृत मतलब विवृत में सबसे ज्यादा मुंह खुलेगा, ये क्रमशः बढ़ते हुए क्रम में है। विवृत में सबसे ज्यादा मुंह खुलता है, आए, औ, आ
और आगत ध्वनि आ, ये क्या है, ये विवृत है। उसके बाद आप देखिए इन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ की क्या स्थिति होती है। इसमें भी देखिए वृत्ताकार, अवृत्ताकार और उदासीन ओठों की स्थिति। वृत्ताकार मतलब जो गोला बनता है, इसमें आपके उ, ऊ, ओ, औ और ये आपकी आगत ध्वनि आ जो है ये आपके वृत्ताकार, इनमें होष्ठों की स्थिति क्या हो जाती है, वृत्ताकार हो जाती है। उसके बाद अवृत्ताकार यानी इसमें गोल नहीं होता आपका ई, ए और आ ध्वनि जो है ये अवृत्ताकार है। उसके बाद आपका ये क्या है, ये उदासीन रहता है। तो साथियों हमने देखा ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार प्रश्न इनसे तो प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं, समृद्ध और समृद्ध और विविध। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है, एक स्वर दिया गया उसमें कंठ, अग्र, समृद्ध या चारों को सम्मिलित करते हुए प्रश्न बना देते हैं, थोड़ा सा वो कठिन सा हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि यह सारा हमको पता हो। आप चाहें तो ये चार्ट का स्क्रीनशॉट एक ले लें, तो जिससे आपका एक रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चार्ट है आपके लिए, तो इसको बहुत ध्यान से इसका अध्ययन आप करें। उसके बाद दो महत्वपूर्ण बिंदु और स्वरों के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, निर्बाध रूप से होता है, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। उसके बाद घोषत्व और प्राणत्व के आधार पर हमको ये जानना आवश्यक है कि स्वरों की क्या स्थिति है। तो यह आप जान लीजिए, इसमें इनका बहुत आसान है इनको जानना। इसका वर्गीकरण करने की हमने जरूरत नहीं समझी। सभी स्वर क्या होते हैं, घोष होते हैं। सभी स्वर घोष होते हैं और सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, स्वरों के बारे में आपने बहुत विस्तार से पूरा देख लिया है। मुझे लगता है इसके बाहर से स्वरों से अब कोई प्रश्न आपका नहीं बन सकता। तो इसको आप जो स्वर वाला ये पूरा वीडियो है, आप चाहे तो एक बार रिपीट करके पुनः देख लेंगे तो पूरा आपको विस्तार से समझ में आ जाएगा। तो साथियों आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम व्यंजनों के विस्तार से वर्गीकरण के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।